सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम अच्छा। में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से, और मेरे साथ राजस्थान के पाली जिले के अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष हैं मोंगला राम गमेती जी, राजस्थान से। ठीक है। तो मोंगला राम गमेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम पे आए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोंगला राम गमेती जी तीसरे व्यक्ति हैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जो कि हमारे चैनल पर आए। इनसे पहले राजस्थान के राज्य के जो अध्यक्ष हैं माननीय दशरथ हिंगुनिया जी, उनके इंटरव्यूज मैंने लिए कई सारे, आप जरूर सुनिएगा। फिर झुंझुनू के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं माननीय दुर्गा प्रसाद मीना जी, उनके भी मैंने दो इंटरव्यू लिए। ये इंटरव्यू बेसिकली क्या है कि पार्टी और पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जो राजनीतिक परख है, उनकी जो सोच है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप लोग जाने एक नया राजनीतिक पक्ष और उस राजनीतिक पक्ष को रखने वाले और उसे चलाने वाले। तो मोंगला राम गमेते जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय हिंद। कैसे आप? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जवाहर, जय भीम, जय संविधान। जो आज मुझे एक मौका मिला है, जो जी सर। तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आप कैसे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े, आपकी शिक्षा क्या रही, कैसे आपने राजनीति में प्रवेश किया। पर जो हमारे क्षेत्र में मतलब सबसे ज्यादा मतलब समस्या हमारे आदिवासी। जी बताइए आपके बारे में। तो सर, मैं पांच जो विकास नहीं हो पा रहा था, और हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो शिक्षा से जैसे मुद्दों से मतलब हमारा जो आदिवासी समाज है ये पिछड़ रहा था, इसलिए हम लोग ने तो एक मदद करके कांग्रेस कर रहे हैं। और हमने जो अभी अभी इसी महीने में जो अम्बेडकर राइट पार्टी का एक पद भी हमें हमें मिला है, तो हम उस पद की गरिमा रखते हुए और राइट अम्बेडकर राइट पार्टी का जो पार्टी पार्टी का जो जिलाध्यक्ष मुझे बनाया है, तो हम उसकी जो गरिमा को आगे बढ़ाएंगे और जी जान से हम मदद करेंगे। और जी मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था, लेकिन आपकी शिक्षा कितनी ली आपने? स्कूली शिक्षा ली या सर ग्रामीण मेरी शिक्षा ली या कोई और शिक्षा ली? और कितने दिन पहले आप जुड़े पार्टी से? सर, हमने जो ग्रामीण शैली ली है। जी। तो पार्टी से जुड़ने का, और जी जी बोलिए। मतलब हम सर जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जो स्कूल ये सरकारी स्कूल चल रही है, इससे ही हमने शिक्षा ली है। और 10वीं 11वीं हमने यहाँ से ही की। तो आपने स्कूलिंग पूरी करी, उसके बाद भी शिक्षा ली, या स्कूलिंग तक करी? सर, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ स्कूल के बाद आप कॉलेज भी गए, कॉलेज वाली शिक्षा भी ली आपने या स्कूल तक की शिक्षा करी है? सर, हमारे यहाँ जो 10वीं 12वीं करके लोग यहाँ से ही भटक जाते हैं, क्योंकि आगे कोई मतलब हमारे क्षेत्र में इतने सक्षम ही नहीं है और पढ़े लिखे ही नहीं है, तो आगे का रास्ता ही है वो जो हम लोगों को इतना मतलब पता नहीं रहता है क्या करना सही है क्या है। अभी 2 4 साल में थोड़े बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। जी मैं दुर्गा प्रसाद पहले मीना जी तो से इस बारे में बात कर रहा था और वो मेरे को बता रहे थे कि जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर शिक्षा कम है। ये मेरी उनसे बड़ी बात हुई थी। तो आपका जो पाली जिला पड़ता है, तो इसके अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है, और कितनी प्रतिशत तो जनसंख्या अन्य लोगों की है?
सर हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं यहाँ, हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी ही जनसंख्या है सबसे ज्यादा। तो बाकी इस क्षेत्र में जो हमारे वाले इस क्षेत्र में मतलब दूसरी कास्ट है भी नहीं है। और यहाँ जो कुछ धरातल पे होना चाहिए, आज जो देश आजाद होने के बाद 71 साल हो गए हैं। 71 वर्षों से भी आज तक हम कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं और पिछड़े हुए हैं। मतलब बाकी जो जनजातियों से हम तुलना करें, हम आज की डेट में 50-60 साल पीछे चल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी जनजातियां आपके क्षेत्र में आती है? आदिवासी समाज की हमारे कौन कौन यहाँ सी जनजातियां आती है? मैं आपको मूल निवासी बोलूंगा, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर हाँ, जी ने भी अपनी लेखनी में एब ओरिजिनल इंडियन, यानी मूल निवासी भारतीय बोला है। हमारे संविधान में भी, हमारे आप जो कानून में भी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें भी मूल निवासी बोला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी बिल्कुल। जी कौन कौन सी मूल निवासी जातियां हैं? जो अभी जो वर्तमान में हमारे इस क्षेत्र में भील, ग्रासिया, बस यही लोग ज्यादातर है। कि बाकी कौन सी लोग बताइए यहाँ आपने, भील और ग्रासिया। ग्रासिया? हाँ, ग्रासिया। अच्छा, भील तो बहुत प्रचलित जनजाति है, लेकिन ये ग्रासिया के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ बताएंगे? सभी सभी ये ग्रासिया भी हमारी ही जो भील समुदाय के मतलब इच्छा है। और हमारे जो भील समुदाय में ही आते हैं। मतलब जो अ, ये जो दोनों जनजातियां हैं, ये पारंपरिक रूप से किस तरह से रह रही है, मतलब, और ग्रासिया किस तरह से रह रही है? भीलों का तो हमें एक इतिहास मिलता है कि वे महाराणा प्रताप के जो शासन के समय वो उनके लिए उनके सोल्जर का काम भी करते थे और पहाड़ों में रहते थे। तो ग्रासिया जो जनजाति है ये प्रमुखतः क्या काम करती थी? ये पहाड़ों में ऊपर रहती थी, जंगलों में रहती थी, या शहरों में आए? कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर जो ग्रासिया जनजाति जो हमारे जो मतलब बिलो की मतलब ये उपजाति है ग्रासिया। और ये जो हमें मतलब बिल समुदाय से ही निकले हुए जो सारे बंदे हैं। और ये जो अपने आप को मतलब उपजाति लगाया हुआ है कि ग्रासिया। और हमारे इसमें लगता है ग्रासिया गमेती, मतलब ऐसे ग्रासिया गमेती तो डामो भील, और जो भील ऐसे भी। जाति, जो अपने आप को भील जाति बोलते हैं और जो ग्रासिया बोलते हैं, उनमें आपस में विवाह होते हैं? हाँ, बिल्कुल सर होता है। और कोई कोई ग्रासिया जो वो अपने आप को भी वो राजपूत भी मानने लगे हुए हैं। जो अभी उनको ये भी लगता है। और मतलब सारा नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई कोई मतलब ये वो अपने आप को राजपूत भी मान रहे हैं। जी। लेकिन है उनके वो मतलब ये जो मंदवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं तो वो उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे ये भील समुदाय का तो एक एक बात उपजाति आपसे है। पूछना चाहता था। मैं डॉक्टर अंबेडकर जी को काफी स्टडी करता हूँ, तो उसमें वो एक बात यही लिखते हैं कि जो जनजातीय समुदाय है, ये कहे जो मूल निवासी समुदाय है, उनको आज तक कभी, वो हिंदुओं के लिए कहते हैं, उच्च वर्गीय हिंदुओं के लिए, कि आज तक आपने कभी उनको देखा नहीं, कभी उनको मुख्य धारा में आप लेकर नहीं आए। और ये कारण, ये चीजें, ये स्थिति आज भी बनी हुई है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक बात कही है कि उनको, उनका एक पॉलिटिकल क्लास डेवलप नहीं हो रहा है, एक राजनीतिक वर्ग डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो उच्च वर्गीय हिंदुओं की आइडियोलॉजी पे चले जाते हैं, जैसे आप कह रहे हो कोई राजपूत बनने के लिए कह रहा है, या कोई हो सकता है कि कोई आरएसएस को ज्वाइन करे, कोई कांग्रेस को भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो उनका एक क्लास है, उनका एक वर्ग है, जो वर्ग की अपनी समस्याएं हैं, कि वो आधुनिकरण में नहीं आए, उनके लिए स्पेशल मकान नहीं बनाए गए शहरों में, उन पे ध्यान नहीं दिया गया, ये समस्याएं तो हल नहीं हो पाएंगी अगर वो उसमें चले गए तो आपका उद्देश्य, जो आपने खास करके अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया चुनी, तो आपने किन उद्देश्यों से चुनी? सर जो बाबा साहब का विचार है, जो बाबा साहब का जो विचार रहा है, जो आज जो दलित आदिवासी समाज है वो कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने मतलब बाबा साहब ने इतना संघर्ष करते हुए भी
मतलब अपने जो आदिवासी, दलित, SC ST के जो समाज है उनको मतलब कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा है और उन लोगों ने संघर्ष किया है। तो हम पढ़े लिखे लोग होते हुए भी हम मतलब कैसे माने कि जो मनोवादी विचारधारा को, हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम इस जो मतलब जो इस जो SC ST माइनॉरिटी, जो OBC के सभी भाई है, तो कहीं कहीं हम लोगों को मतलब किसी न किसी दूसरे जो विचारधारा में तोड़ के जो हमारा जो संविधान का जो हक अधिकार है उसको मतलब खंडन न करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने जो बाबा साहब के विचारधारा को देखते हुए बाबा साहब का विचारधारा को फॉलो कर रहे तो आपने पढ़ना शुरू किया बाबा साहेब जी को? हैं। बिल्कुल हम बाबा साहब जी के विचारधारा को मतलब फॉलो कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारधारा पे ही चल रहे हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा अब तक उनका? अभी सर इतनी मैंने जो बाबा साहब की मतलब इतनी किताबें तो पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जो उनके जो कई कई पॉइंट आते हैं तो उनको हम समझते हैं। धीरे धीरे अब हमारे को लगने लगा है कि वास्तविक हमारे साथ आज से नहीं, मतलब सदियों से हमारे साथ शोषण हो रहा है। और बाबा साहब के विचारधारा से जो धारा जो सभी में दिया मैं हुआ है वो आपसे एक अभी तक दल पे लागू मैं नहीं हो आप रहा है, तो मैं इससे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा है। मैंने आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक बात बताई कि जितने भी मूल निवासी भारतीय है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, वो एक राजनीतिक वर्ग नहीं बन रहे, एक क्लास नहीं बन रहे। अब वो या तो कांग्रेस में चले जाते हैं, या कांग्रेस द्वारा खड़ी करी हुई कोई पार्टी में चले जाते हैं, या वो बीजेपी और आरएसएस में जा रहे हैं। अगर ये होता रहा, और जिस एक तरह से एक यहाँ पर जाने के साथ उनमें एक अपने आप पे हिंदू धर्म की छाप भी लगाने की होड़ है, अगर ये होता रहा और एक पॉलिटिकल क्लास नहीं बना, एक राजनीतिक वर्ग नहीं बना, तो इसके क्या परिणाम होंगे? आपको लगता है कुछ ऐसा कि इसके परिणाम अच्छे होंगे अगर वो चले जाते हैं उन पार्टियों में या उन संगठनों में, तो परिणाम अच्छे होंगे? या फिर वो अपना एक क्लास बनाएंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, अपना एक वर्ग बनाएंगे, राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक सोच? सर जो एक्टिव जो हमारे शेड्यूल ट्राइबल एरिया के जो व्यक्ति एक्टिव हो जाता है और थोड़ा बहुत कुछ बोलने लायक हो जाता है, तो राजनीतिक पार्टियां उनको मतलब कहीं न कहीं करके उनको कन्वर्ट करके उनके मतलब जो पार्टियों में जोड़ देते हैं। फिर वो राजनीतिक पार्टियां हिस्सा बन के वो गुलाम हो जाते हैं। फिर हमारे जो क्षेत्र में होना चाहिए वो होते नहीं है, हो नहीं रहा है। जी, मैं सब लोगों को ये बात समझाना चाहूंगा कि जो भी लोग अपने स्तर पर अगर राजनीति करते हैं, अगर अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर अगर वो बड़ी पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, तो बड़ी पार्टीज तो बड़े पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती है। उनके उद्देश्य होते हैं आपके क्षेत्र से कोई खनिज निकालना, आपके क्षेत्र से पत्थर निकालना, आपके क्षेत्र से पेड़ों को काटना। और जो आदिवासी समुदाय है, जो मूल निवासी समुदाय है, अंततः वह हाशिए पे चला जाता है और वो सिर्फ मजदूर बन के रह जाता है। मैं जब दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों पे काम करते हुए देखता हूँ, तो मैं तो देख के पहचान जाता हूँ कि ये मेट्रो पे ऊपर जो खड़ा हुआ है, जो लटका हुआ है, जो टंगा हुआ है, ये हमारे देश का मूल निवासी आदिवासी है। इसको यहाँ पर 100 दिन काम मिलेगा, बाकी 265 दिन इसको काम नहीं मिलेगा, ये वापस अपने घर पर जाएगा। ये वहां से गिर गया, इसको 2 लाख रुपया मुआवजा दे के मर गया, छोड़ देंगे। ये आदिवासी समुदाय के साथ हो रहा है। भारत की सारी सड़कें आदिवासी समुदाय बना रहा है, सारा श्रम आदिवासी समुदाय कर रहा है, सारी बिल्डिंग है, मेट्रो, और उसमें उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, एक डायरेक्ट पार्टनरशिप नहीं है कि अगर हमारा समुदाय कर रहा है तो हमें इसके अंदर, अगर मेट्रो में आके हम अपनी सेवा दे रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में, तो इस मेट्रो का एक हिस्सेदारी पूरी हमारे समाज को जाए। लेकिन ये कब होगा जब सारे आदिवासी तो एक है ही नहीं? आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्या आपके साथ है? क्या हिमाचल का आदिवासी आपके साथ है? क्या गुजरात का आदिवासी आपके साथ है? बिल्कुल सर, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। जो आज कहीं न कहीं हमारे जो यहाँ से जो आदिवासी समाज को मतलब ये नेता बनते हैं वो कहीं न कहीं हक की बात करते हैं। पहले तो हक की बात करते हैं, हम आपके ये करेंगे ये करेंगे, और
हक अधिकारों को मतलब वे जो कुछ मुद्दे रखते हैं हक अधिकारों के, मतलब कुछ शिक्षे कुछ मतलब कई मुद्दों के से हमारी जो बोली वाली ये समुदाय के जो आदिवासी समुदाय के हैं, इनको इनके मतलब कुछ मुद्दों पे विचारधारा पे इनको भटकाते हैं। और हमारी समाज जो भोली भाली जनता आदिवासी जनता है, ये मतलब साथ ये है कि जो हम यहाँ से जीता के को भेजेंगे तो ये हमारा विकास करेंगे, लेकिन यहाँ से हम जो जिस नेताओं को चुन के भेजते हैं वो ही हमारा इस क्षेत्र का मतलब सबसे बड़ा घातक हो जाता है। कई कई जो बड़े बड़े पूंजीपतियों लोग पतियों के जो हाथों बिक जाते हैं, और यहाँ का जो होता है वो सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो खत्म कर देते। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस के अंदर कितना प्रतिशत है आदिवासी समुदाय, वहां का शेड्यूल ट्राइब? कुछ जानकारी है आपको? सर इसमें तो हम आपको क्या बताए, हमारे मतलब 2-3% भी लोग नहीं हो है इसमें और जो प्रशासन में। क्योंकि नौकरियां, जो जी, नौकरियों परसेंट में, कब्जे करे तो सर नौकरियों में 2-3% भी हमारे लोग नहीं है। क्योंकि यहाँ जो एक तो शेड्यूल टाइप के हिसाब से जो हमें जो 5-6% जो आरक्षण मिला है वो सरकार या तो लागू करे और हमारे आदिवासियों को मतलब दिलाए। तब तो हमारे एक दूसरी बात यह है, जो हमारे शेड्यूल टाइप क्षेत्र में जो नियमित पदार्थ है मतलब उसे उसे हटाई जाए। क्योंकि इसमें जो जो पात्रता करते हैं कि जो वो एक हमारे यहाँ मतलब जो हमारे जो बच्चे जो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सारा जो खेल होता है वो कंपटीशन पे होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ तो शिक्षा का ही मतलब महत्व नहीं है, और सबसे ज्यादा हमारे लोग तो इसी वजह से पिछड़ रहे हैं। आज भी मैंने ये बात आपको और भी बताई थी, हम 75-75 साल पीछे चल रहे हैं। देश आजाद होने से 78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी हम 78 वर्ष ही पीछे है। तो हम तो कहाँ काहे के मतलब इस भारत देश में आजाद हुए हैं। हम तो वैसे के वैसे जो पहले जो हमारे राजा महाराजाओं के गुलाम थे वैसे के वैसे हम जिस राजनीतिक दलों के गुलाम हैं। या आपको मैं क्या बताऊं, और आपको जो जब टाइम मिले तो हमारे क्षेत्र में आके आप हमें एक विद्यालय विजिट करवाएंगे। या हमारे बच्चों की और हमारे क्षेत्र की क्या कंडीशन, तो मन हमें इतने मतलब पिछड़ चुके हैं कि हम आज दिन तक जो बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है वो हमारे को मिलना चाहिए। आप अपने एरिया के वीडियो बना के मुझे भेजिएगा, साथ में एक बोलिएगा अभी जब वीडियो बिल्कुल सर। बनाएंगे। बस हवा नहीं आनी चाहिए वहां पर। मैं उसे हाँ हमारे चैनल पर डालूंगा। मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। पहला सवाल ये है, हाँ सर। जैसे मैंने पहले ये दुर्गा प्रसाद मीणा जी से भी बात करी थी कि 1853 में रेलवे आई, और 1938 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक भाषण दिया, और उन्होंने बताया कि तब तक रेलवे के अंदर क्लर्क लेवल की नौकरी सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन पे लगती थी, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब आईआईटी आई, आईआईटी आने के बाद 10 साल तक कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम से पढ़ाई लिखाई करके नौकरियों में घुस गए, उनके बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे आ गए, छह छह पीढ़ियां आ गई। आपसे कैसे कंपटीशन करेगा वो समाज जो आज भी पहाड़ों में है, वो समाज जो आज भी दूर दराज में है? तो इसके लिए क्या सब शेड्यूल ट्राइब्स को मिलकर कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे को सिर्फ एग्जाम पास कर लिया, आप 10वीं लेवल की दो उनको कलर की नौकरी, टाइपिंग चाहिए टाइपिंग सिखा दो, एग्जाम में क्यों बैठे? कुछ आंदोलन किया आपने अभी तक? बिल्कुल सर ने किया है, और हमारे जो या जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं वो इन चीजों को समझते नहीं है। और आपने जो विचार रखा है वो एक जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखा है। जो आज वो मतलब सदियों से जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं तो उनके पास धन है पैसे है, मतलब उनके पास सब सुविधा है। और हमारे जो इस ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग हैं तो वो आज दिन तक मतलब एक फर्स्ट लेवल के एक टीचर भी नहीं बन पा रहे हैं।
तो हमारे बच्चे के कैसे उनकी मतलब बराबरी करेंगे। तो यहाँ पे तो हम सबसे ज्यादा तो हम यहाँ ही पिछड़ रहे हैं। और इसलिए हम सरकार से भी ये मतलब आह्वान करना चाहते हैं कि जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, वो शेड्यूल ट्राइबल क्षेत्र है, इसमें हमारे बच्चे जो 8वीं 10वीं है, इन लोगों को ही कहीं न कहीं जो बाबू है, छोटे पद होते हैं, छोटे मोटे हर पदों में जो होते हैं, तो उसमें हमारे एक बार जो हमारे शेड्यूल ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जो लड़का लड़की जो जो मदद कर रहे हैं, तो उनको कई कई शिफ्ट किया है, तो वो धीरे धीरे जो मतलब इस बाबा साहब के जो सरकारी लिंक में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। आज यहाँ सबसे ज्यादा जो एक जो जनजाति जो जनजाति के नाम से एक ये जो महाबाड़ी केंद्र खुले खुले हुए हैं, तो वहां भी हमारे जो बच्चों को जो 10वीं 12वीं वालों को नहीं लगा रहे हैं, और वहां भी जो कहीं न कहीं जो मतलब सेहरा देख के गए हैं। और या हम मतलब हर चीज से जो पिछड़ रहे हैं, इस पे जो आज वर्तमान सरकार है, इनसे भी हम कहना चाहते हैं कि जो आप जनता का इस जो गरीब जनता का और शेड्यूल टाइप SC ST का भला चाहते हैं, तो हमारे जो बच्चे आज जो पिछड़ रहे हैं, इनको कहीं न कहीं जो सरकारी विंग में जोड़े और इनका मतलब सुधार करें। जी, मैं तो सबसे ये कहता हूँ, सरकार से भी कहूंगा कि सरकार ही बिजनेस करे और उसके अंदर हिस्सेदारी करे उस क्षेत्र के लोगों की पूरी पूरी। आज भारत के आदिवासी हाँ क्षेत्रों से कोयला निकालते हो, कोयला निकाल के सीधी हिस्सेदारी करो। मैं आपको सबको उदाहरण देना चाहता हूँ अमेरिका का। अमेरिका में जब तेल निकला, वहां पर बेशक तेल निकालने वाले अंग्रेज थे, लेकिन जो वहां के मूल निवासी थे, जब उनकी तेल की जमीन से तेल निकला, तो उसका जो पैसा बनता है एक फिक्स करके उन्होंने अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों को दिया। और अमेरिका के मूल निवासियों के पास इतना पैसा आ गया कि उनका समुदाय उस समय दुनिया का सबसे अमीर समुदाय बन गया। लेकिन हमारे देश में समस्या ये है कि सब कुछ ले लिया जाता है और इंसान को हाशिए पे कर दिया जाता है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी मैं आपसे मैं तो करना चाहूंगा कि यदि आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और मैं तमिलनाडु का तमिलनाडु का एक उदाहरण देता हूँ जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। वहां पे एक गैर ब्राह्मण पार्टी आई थी, और भी पार्टी आई होंगी, उन्होंने खूब नौकरियां दे दी, नौकरियां तो आ गई, लेकिन बाद में ये होता है कि जिनकी नौकरी आ जाती है वो बाद में आके समाज को देखते नहीं है। शेड्यूल कास्ट का आज क्या हाल है? नौकरियां तो बहुत आ गई, बड़े अच्छे नेता बन गए। हम शेड्यूल ट्राइब में भी देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू बन गई, द्रौपदी मुर्मू वह क्या राष्ट्रपति बन गई, लेकिन समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो अगर नौकरियां आ भी जाएंगी, तो ये आप फिर कैसे करेंगे कि भैया निश्चित कि ये लोग जो नौकरी पाके फिर शहरों में सेटल हो जाते हैं, फिर बच्चा थोड़ी बढ़िया नौकरी या बिजनेस में जाता है, उसका बच्चा फिर विदेश भाग जाता है, ये आप कैसे तय करेंगे कि वो वापस आके अपने लोगों को देखे? मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा, ये सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहता हूँ क्योंकि प्लानिंग तो लंबी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर, जो आपने जो ये सवाल पूछा, ये मेन पॉइंट है हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए। जो यहाँ आज हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र पिछड़ रहा है, तो कहीं कहीं कोई मतलब पहले से वो जो सेटल है, जो मतलब कई वर्षों से जो जॉब कर रहा है, वो भी यहाँ से सिटियों में जाने की जो सबसे ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वो विकसित नहीं है। और यहाँ से जो धरातल पे मिलना चाहिए, जो यहाँ खनन होती है, मतलब मेंशन ये चलती है, तो यहाँ भी हमारे जो लोगों को यहाँ मतलब उसमें नहीं जोड़ते हैं, और सब बाहर के ला के शिफ्ट करते हैं। और यहाँ का जो मूल धन होता है, वो सब बाहर के लोग ही ले जाते हैं, और यहाँ के लोगों को कई मतलब जॉब पे भी नहीं रखते हैं, कई नौकरियों में नहीं रखते हैं। और यहाँ से जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो सब यहाँ के लोग, यहाँ के जो
लोकल नेताओं को खड़ा करके उनके माध्यम से यहाँ से सब पूरा का पूरा यहाँ बेदखल कर देते और आदिवासियों के साथ संग हो रहा है। जी। अभी तक आपके साथ कितने लोग अब आप आपके क्षेत्र के जुड़ चुके हैं? बिल्कुल सर, हम मतलब 5 से मदद कर रहे हैं और हर घर तक के जो लोगों के साथ जुड़ मदद कर रहे हैं। और अभी लोग कुछ जुड़ भी रहे हैं और अभी धीरे बाबा साहब के जो विचारधारा को भी लोग फॉलो करने लगे हैं। जो जितने भी जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सब भी हमारा साथ दे रहे आपने डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लिया, मैं कल रात को उनका जो पढ़ रहा था, वो कहते हैं जब तक हर व्यक्ति को आप राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तब तक मजबूती नहीं आएगी। तो जो वोटिंग टर्नआउट है, कितने, अगर मैं पिछले लोकसभा हैं। चुनाव की बात बिल्कुल करूं, तो आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया था? कैसे सर, मैंने समझ पाया वापस मैं कह एक रहा हूं कि बार। जो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, जो आपकी जो सीट थी, पाली की, कौन सी सीट थी आपकी लोकसभा की? हाँ, पाली की सीट है। पाली की सीट में कितने प्रतिशत वोट गिरे? अभी सर उस तो मैंने ध्यान ही नहीं रहा है। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, आपको भी, कि अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना और ये सुनिश्चित करना हाँ कि वोट देने बिल्कुल। जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मुंगला राम गमेती जी, अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे पाली के? आपका फोन नंबर सर आप जो देंगे? हम आज जो जी। का मेरे फोन फोन नंबर है सर 3650047688, मुगलाराम गमेती। एक बार दोबारा बोल देंगे, और एक बार हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। 3650047688, 63 500 76 07 02। आपको तो हिंदी भी नहीं आ रही, मेरे को भी हिंदी में नहीं बोला जाता। फिर मैं आपसे एक बार दोबारा एक सवाल पूछता हूँ। जैसे डॉक्टर हाँ अंबेडकर जी ने 1930 में एक संघ बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अभी तक भी भारत के शेड्यूल ट्राइब्स का एक शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन आज तक नहीं बना है। अब इसमें तो सरकार कुछ नहीं करेगी ना, ना शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन बना। मैं एक लीडर बोलूं, जैसे बाबा साहेब जी पहले एक लीडर खड़े हुए, ऐसे एक लीडर आज तक क्यों नहीं बन पाए? सर, यहाँ सबसे ज्यादा सभी पार्टियों का यहाँ ही नजर रहती है हमारे शेड्यूल ट्राइबल क्षेत्र में। क्योंकि कांग्रेस की नजर भी इधर है, जो निर्दलीय दलों की नजर भी इधर ही होती है, और नहीं, जो मैं पूरे बीजेपी भारत की बात भाजपा कर रहा सरकार हूँ। की उन्होंने भी। जो फेडरेशन बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, असल में जब तक आपको पूरे भारत के अपने वर्गों के लोगों से ताकत नहीं मिलेगी, तब तक आप कैसे राजनीति में जाके कहेंगे कि भैया हमारा एक वर्ग है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बनी, उसका आधार क्या था? उसका आधार था मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। आप ये पढ़ना, ये पूरा प्रियम्बल है, ये प्रस्तावना मनुस्मृति की, जिसके आधार पे भारतीय समाज विभाजित हुआ। वो विभाजित करती है, उसमें अंत्यज जो शेड्यूल कास्ट है उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर और अलग अलग जातियां बताया गया है। तो हिंदुओं से अलग, भारत की राष्ट्रीय जीवन के अंदर, नेशनल लाइफ में, हिंदुओं से अलग एक वर्ग है, वो है शेड्यूल कास्ट। ऐसा करके एक संगठन बना और ऑल इंडिया लेवल का बना। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 75-75 हजार लोगों की उस समय कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन अभी तक भी शेड्यूल ट्राइब का फेडरेशन क्यों नहीं बना है? जबकि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र पे आज उनका राज है, लेकिन वो अपना सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन वो बना ही नहीं पा रहे, और सिकुड़ते जा रहे हैं और हाशिए पे जा रहे हैं। आप क्या करेंगे इस फेडरेशन को बनाने के लिए? सर, आज दिन तक जो अच्छा नेतृत्व करने वाले जो लोग नहीं है, इस वजह से अपने लोग जो ये कुछ संगठन से जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ
जो अच्छा संगठन के जो संगठन को चलाना चाहते हैं और अच्छे लीडर मतलब अच्छा मिल जाए, तो कहीं न कहीं जाके हमारे को परेशानी तो आएगी, लेकिन 1-2 साल में हम उनको कन्वर्ट कर देंगे। जी, उम्मीद है कि एक शेड्यूल ट्राइब्स का भी फेडरेशन, एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बने। और मुझे लगता है लगभग 10% जनसंख्या तो शेड्यूल ट्राइब्स की है, और काफी क्षेत्र है जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अगर वे अपना एक संगठन मजबूत बनाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तभी वो अपने अधिकारों को, तभी अपनी जमीन को, संसाधनों को अपने बचा पाएंगे। तो ये थे मेरे साथ मुंगला राम गमेती जी, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान के पाली जिले से। कोलावाड़ा इनका गांव है। आपको मैंने नंबर, इन्होंने बोला है, आपको पता लग जाएगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है निखिल सबलानी है, और मोबाइल नंबर 8527533051, 8527533051। एक और मोबाइल नंबर है 8851188170। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताब है या जाति की समस्या राजनीति पे चाहते हैं, तो मुझसे ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है nspmart.com। तो इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुंगला राम गमेती जी। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय हिंद। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।